Wow Commerce with Madhu. Today we will do the topic deductions under section 80C to 80U, जिसकी 80C को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमें 80C टू 80U डिडक्शंस मिलती हैं और उन डिडक्शंस का फ़ायदा उठा के हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अंडर 80C डिडक्शन को लर्न करते हैं कि 80C हमें किस किस अमाउंट पे मिलती है। ओके जैसा कि मैंने बताया है आपको, सी जो है, सी इज़ फॉर कंट्रीब्यूशन। हम कहीं भी पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो पैसे कंट्रीब्यूट हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ एंटाइटल्ड, ये डिडक्शन मिलेगी किसे? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। इंडिविजुअल को भी मिल सकती है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकती है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अप टू ₹1,50,000। जो ये डिडक्शन मिलती है ना, हमें 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। आप पैसा कितना भी डिपॉजिट करा लो, कितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर लो, कितना भी कंट्रीब्यूट कर लो कहीं, लेकिन आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ 1.5 लाख तक। इससे ज़्यादा की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 80C। नाउ एलिजिबल पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, कहाँ कहाँ ये डिडक्शन हमें मिलती है? सबसे पहले हम लाते हैं इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल ऐसी कौन सी पेमेंट्स करे, कौन से डिपॉजिट्स करे कि इन डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सके, अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन का फ़ायदा उठा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल LIC। LIC क्या होता है? हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमें क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देता है और एन्युइटी देता है। तो पहले 2 पॉइंट मैंने इसी के बनाए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीद ले या एन्युइटी परचेज कर ले। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जब हम पॉलिसी लेते हैं ना, उसके रिगार्डिंग मैंने ब्रैकेट में देखो हिंट लिख रखे हैं। 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी परचेज किया आपने, 1 अप्रैल 2012 के नीचे अंडरलाइन कर रखना। तो 1 अप्रैल 2012 को या उससे बाद पॉलिसी खरीदी है और 1 अप्रैल 2013 के बाद पॉलिसी खरीदी है। तो इसके रिगार्डिंग देखो क्या रूल है। अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल 2012 के पहले पॉलिसी परचेज करता है, ठीक है, तो और उस पर जो प्रीमियम पे कर रहा है दैट इज 20% से ज़्यादा प्रीमियम वो पे नहीं कर सकता। 1 अप्रैल 2012 से अगर पॉलिसी पहले परचेज की गई थी ना, तो पॉलिसी के अमाउंट के 20% से ज़्यादा प्रीमियम वो पर एनम पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वो पर एनम 20% से ज़्यादा प्रीमियम पे करता है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लो 1 लाख की पॉलिसी है, वो 20-20 हज़ार रुपये प्रीमियम पे करता है या 20 हज़ार से ज़्यादा का प्रीमियम पे करता है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। 20 हज़ार से कम का ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट है, अगर ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद खरीदी गई है तो वही प्रीमियम की कंडीशन क्या है? 10%, कि 10% से ज़्यादा प्रीमियम वो पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अगर ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद खरीदी गई है। अब 1 अप्रैल 2013 के बाद का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2012 के बाद और 13 के बाद में क्या डिफरेंस है? 13 के बाद में डिफरेंस ये है कि ये जो रियली पॉलिसी है ना, वो फैमिली में किसी फॉर डिसेबल लिखा हुआ ना, फॉर डिसेबल, फैमिली में किसी डिसेबल पर्सन के लिए ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये जो पॉलिसी लेता है ना, वो अपने नाम पे भी ले सकता है, स्पाउस के नाम पे भी ले सकता है पर्सन, और जो है अपने बच्चों के नाम पे भी ले सकता है। लेकिन ये जो लास्ट वाली पॉलिसी है वो फैमिली के किसी डिसेबल पर्सन के नाम पे वो पॉलिसी ले सकता है। और 2013 के बाद अगर पॉलिसी खरीदी गई है डिसेबल के लिए, तो उसमें क्या होगा? 15% से ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पर एनम 15% से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे करता है तो वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। सेकेंड इज एन्युइटी। अगर किसी पर्सन ने अपनी फैमिली के में अपने स्पाउस के नाम पर या बच्चों के नाम पर या अपने नाम पर कोई एन्युइटी परचेज की है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से एन्युइटी परचेज की है, ठीक है, एन्युइटी में क्या होता है? हमें एनुअल पेमेंट्स मिलती है वहाँ से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, और इस एन्युइटी में टर्म्स हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिस पर्सन के नाम पे एन्युइटी परचेज की गई है ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकता। जिस पर्सन ने करवाई है तो उसने जो डिसाइड किया है वही रहना चाहिए। तो इन दैट केस एन्युइटी जो परचेज करता है तो उसे डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर कोई पर्सन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अकाउंट में पैसे जमा कराता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है पीपीएफ मतलब मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर एक पर्सन अपने नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है बैंक में, और यहाँ भी पैसे जमा करा सकता है। अगर कोई पर्सन पीपीएफ में पैसे जमा कराता है तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। नाउ रिकॉग्नाइज, आरपीएफ मीन्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक पर्सन का
ऑफिस में ही मतलब कंपनी में ही खुल जाता है जहाँ पे वो जॉब करता है, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी जितने भी पैसे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉय की तरफ से जमा होते हैं वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में जितने पैसे जमा कराए जाते हैं तो वो भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट इज ट्यूशन फी। अब ट्यूशन फी, ये वो ट्यूशन फी नहीं है कि आप ट्यूशन जाओ और फी पे कर दो, ठीक है। ये वो ट्यूशन फी है जो हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पे करते हैं। हम किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करनी होती है, फीस पे करनी होती है। जो हमारी फीस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। जैसे कि अब फी रिसीट हमें मिलती है, उसमें कुछ अमाउंट होता है ट्यूशन फी का, कुछ होता है बिल्डिंग फंड का, कुछ होता है एनुअल चार्जेस और कुछ होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो इस तरीके से हमारी फीस को डिवाइड करके हमें बताते हैं कि हम आपसे इस हेड के अंडर पैसे ले रहे हैं। तो उसमें जो ट्यूशन फी वाला अमाउंट होता है ना, वो अगर कोई पर्सन अपने 2 बच्चों की ट्यूशन फी पे कर रहा है, ठीक है, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। अब ये जो जहाँ पे ये पेमेंट हो रही है ना, जिस भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पेमेंट हो रही है, वो इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 2 बच्चों तक ये डिडक्शन मिलती है, जितनी ट्यूशन फी 2 बच्चों की हम ड्यूरिंग द होल ईयर पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू एंड 9th इशू। अगर कोई पर्सन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करता है, 8th इशू और 9th इशू में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन 8th पॉइंट। ये जो हमारा 8th पॉइंट है ना, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, लेकिन फिर भी वो हम डिडक्शन में डाल देते हैं, हमें डिडक्शन मिल जाएगी। उस इनकम पे हमें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। यूलिप 1971 ऑफ यूटीआई ने जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान निकाला था 1971 में, उसमें भी अगर कोई पर्सन पैसे इन्वेस्ट करता है तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है लोन इंस्टॉलमेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल। अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है, उसके लिए उसने लोन लिया। अब लोन भी हमें कहाँ से लेना है? हमें रिकॉग्नाइज्ड जगह से लेना है, मीन्स किसी बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। अगर हम वो लोन अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से लेते हैं ना, तो वो 80C हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। हमने कहाँ से लिया है? किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, जिसका हम प्रूफ दिखा सके कि हाँ हमने लोन लिया था और इसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर रही हैं। और ये लोन किस लिए लिया होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो हमारी, ठीक है। हमें रहने के लिए मकान चाहिए था, तभी हमने लोन लिया था। उसकी जब हम इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करना शुरू करते हैं ना, वो पेमेंट्स अंडर सेक्शन 80C हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट मोर देन 5 years इन शेड्यूल्ड बैंक और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी टर्म डिपॉजिट को शेड्यूल्ड बैंक में नोटिफाई कर देती है कि ये अंडर सेक्शन 80C आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो वो भी डिडक्शन के अंदर आ जाता है अगर हम 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए कहीं पे पैसे शेड्यूल्ड बैंक में पैसे जमा कराते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई बॉन्ड्स इशू करता है और उस बॉन्ड्स में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के जो 5 years का टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, वहाँ भी अगर हम पैसे जमा कराते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम है 2004, उसके अंडर भी अगर हम पैसे जमा कराते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट। किसी के घर में भी अगर 10 साल से छोटा अगर कोई बच्चा होता है, ठीक है, बेटी होती है, तो उसके नाम पे ना अकाउंट खुलता है। 10 साल से छोटी बेटियों के नाम पे अकाउंट खुलता है बैंकों में। तो उस स्कीम में भी अगर आप पैसे लगाते हो, उस बैंक अकाउंट में भी अगर पैसे जमा कराते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और इसे जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसमें साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ जो इसके अंडर डिडक्शन है ना, वो भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख की क्लेम कर सकते हो। चाहे आप सारे काम कर लो, लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम आपको कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। अब ये तो मैंने आपको वो डिडक्शंस बताई हैं जो एक इंडिविजुअल को मिलती हैं, इंडिविजुअल को। और जबकि मैंने आपको क्या कहा है, ये डिडक्शन इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी क्लेम कर सकती है। अब इसमें से कौन कौन सी डिडक्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल LIC की डिडक्शन जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर
एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे डिडक्शन क्लेम कर सकती है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए परचेज करेगी? फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे या अपने नाम पर। तो ये डिडक्शन कहाँ आ गई? आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी आ गई। अब एनुइटी भी परचेज कर सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, किसी के नाम पर, फैमिली में किसी भी मेंबर के नाम पर, कि उसके बेनिफिट के लिए एनुइटी परचेज करके रख ली। तो ये भी आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर भी डिडक्शन आ गई कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी ये डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नहीं, क्योंकि ये तो जॉब करते हैं तभी मिलता है ना, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थोड़ा ना जॉब करने जाएगी। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ना हम खुद अपने नाम पे खोलते हैं बैंक में, इसके लिए हमें किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती। तो जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, फैमिली के में किसी भी मेंबर के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोलकर इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकती है। तो ये आ गया पीपीएफ। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्किंग लोगों का होता है जो कहीं पे जॉब करते हैं। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड नहीं आएगा। ट्यूशन फी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए डिडक्शंस हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पैसे इन्वेस्ट कर सकती है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू ना या 9th इशू में पैसे इन्वेस्ट करती है ना, तो डिडक्शन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन 8th पॉइंट। 8th पॉइंट मतलब ये, इससे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, वो भी अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन में क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूलिप। यूलिप भी आता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ना, यूटीआई का यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 के अंडर जो है यूनिट्स परचेज कर सकती है और डिडक्शन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट, लोन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी कर सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बैंक से या रिकॉग्नाइज जगह से लोन लिया। लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो रही है ना, इस केस में भी यही है कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लोन ना लिया हो, जिस लोन का हम प्रूफ दिखा सके कि हाँ हमने लोन लिया था और ये हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डिडक्शन क्लेम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकती है। नाउ ये भी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, टर्म डिपॉजिट 5 years शेड्यूल्ड बैंक नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में 5 साल से ज़्यादा का टर्म डिपॉजिट करती है तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड। नाबार्ड के बॉन्ड परचेज करके भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिडक्शन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है 5 year पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में भी पैसे जमा करा सकती है, कि जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो 5 years पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में भी जमा करा सकती है। मतलब पोस्ट ऑफिस में 5 साल का सेविंग बैंक अकाउंट खोल के और उसमें जो पैसे जमा कराए जाते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल के उसमें जो पैसे जमा कराए हैं डिडक्शन क्लेम कर सकती है। तो इन्हीं में से जो 16 डिडक्शंस हमारे इंडिविजुअल की थी, उसमें से 10 डिडक्शंस आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हेड में भी लिख सकते हो। ओके, ऑल दिस इज अबाउट सेक्शन 80C, जो 80C के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G के अंदर जो हमें डिडक्शन मिलती है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक डिडक्शन होती है जो हमें विद लिमिट लगा के मिलती है, मतलब ये नहीं कि आप जितना अमाउंट डोनेट करते जाओगे आपको डिडक्शन मिलती जाएगी। उसकी एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा अगर आप अमाउंट डोनेट भी करते हो ना तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी होती है विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट में जितना आप पैसा डोनेट करोगे आपको डिडक्शन मिलेगी। इन दोनों डिडक्शंस का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। कुछ डिडक्शंस होती हैं जो 100% की कैटेगरी में आती है, मीन्स आप जितना अमाउंट डोनेट करोगे आपको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ डिडक्शंस होती हैं जो 50% की कैटेगरीज में आती हैं। ऐसे ही विदाउट लिमिट में भी 100% एंड 50% की कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं जो आपको 100% डिडक्शन देंगी और कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं आप 50% डिडक्शन ले सकते हो। मीन्स अगर आप 1 लाख डोनेट करते हो तो इस केस में आपको पूरी 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी और इस केस में आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। ओके, नाउ लिमिट होती क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है कि 10%, आपको 10% किस चीज़ का निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ग्रोस टोटल इनकम होती है, ग्रोस टोटल इनकम में से अब बाकी जितनी भी डिडक्शन आपको मिल रही है ना, अंडर सेक्शन 80C मिल रही है, CCC मिल रही है, D मिल रही है, U मिल रही है, कोई भी डिडक्शन अगर आपको मिल रही है, QQB मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो सारी डिडक्शंस आप लेस कर दो। ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शंस आप लेस कर दोगे अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, क्योंकि G तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लेस करोगे, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लेस करोगे अंडर सेक्शन 111 है, क्योंकि इस पर भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको ये सब चीज़ें माइनस कर देनी है। क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। तो जो बचा हुआ ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास होगी उसका आपको 10% निकालना है। ठीक है, जो बची हुई आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% निकालना है। वो आपकी हो जाती है लिमिट, मीन्स इससे ज़्यादा डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। इतना हो गया। अब हम करेंगे कि कंडीशंस क्या हैं। अंडर सेक्शन 80G डिडक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। 80G की अपनी अलग कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट इन काइंड, कि आपको जो डोनेशन देना है ना वो काइंड की फॉर्म में नहीं देना, सामान की फॉर्म में नहीं देना। आपको जो डोनेशन देना है वो कैश की फॉर्म में देना है। आप कैश डोनेट करोगे, कैश का मतलब चेक और ड्राफ्ट भी होता है। ठीक है, चेक भी डोनेट दे सकते हो, ड्राफ्ट भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो, बट ये काइंड्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो 1 लाख रुपए का कपड़ा बांट देता है, तो कहता है कि मैंने 1 लाख की डोनेशन दिया है अंडर सेक्शन 80G, नो। कोई मेडिसिन की कंपनी है, 1 लाख की दवाइयाँ बांट दे, नो। काइंड्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कैश की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबकी डेवलपमेंट के लिए डोनेशन होनी चाहिए। मीन्स हम किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या किसी जैसे हिंदू मुस्लिम इनकी डेवलपमेंट के लिए डोनेट नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड की डेवलपमेंट के लिए हम पैसा डोनेट नहीं कर सकते, वो अंडर सेक्शन 80G नहीं आता। हम अगर पैसा डोनेट करते हैं तो हम शेड्यूल्ड कास्ट की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, वुमेन्स के लिए कर सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड में नहीं आता। वुमेन किसी भी कास्ट की हो, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, उनके लिए आप पैसे डोनेट कर सकते हो। तो वो जो डोनेशन है ना वो अंडर सेक्शन 80G आ सकती है। बट अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा करके अगर कोई पैसा डोनेट करते हो वो अंडर सेक्शन 80G नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कैश इंक्लूड्स चेक एंड ड्राफ्ट। कैश का मतलब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला है ना कि आप काइंड्स की फॉर्म में पैसे डोनेट नहीं कर सकते, कैश की फॉर्म में कर सकते हो। कैश का मतलब चेक और ड्राफ्ट भी होता है, आप चेक भी दे सकते हो, ड्राफ्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ डोनेशन इज मस्ट, कि आपके पास ना डोनेशन का प्रूफ होना चाहिए। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, आपने कहा मैंने पैसे डोनेट किए हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है? सामने वाला कैसे आप पे ट्रस्ट करे कि आपने पैसे डोनेट किए थे? तो आपको उस चीज़ का प्रूफ संभाल के रखना होगा कि जब आप पैसे डोनेट करते हो तो आपको कोई ना कोई तो स्लिप मिलेगी ना, वहाँ से कोई रिसीट मिलेगी कि आप इतना पैसे वहाँ पे देके जा रहे हो। तो वो आपको संभाल के रखना होगा कि आपको आपने ये पैसे यहाँ पे डोनेट किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि विद लिमिट और विदाउट लिमिट के अंडर कौन कौन सी डोनेशंस आती हैं। मीन्स कहाँ कहाँ आप पैसे डोनेट करोगे जिस पे लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी। लगेगी तो वो 100% की कैटेगरी में आएंगी या 50% की कैटेगरी में आएंगी, और नहीं लगेगी तो वो 100% की कैटेगरी में आएंगी या 50% की कैटेगरी में आएंगी ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विदाउट लिमिट कौन कौन सी डोनेशंस होती हैं जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, आप इन फंड्स में अगर डोनेट करते हैं तो आपको जो है जितना पैसा डोनेट करोगे उस पर 100% डिडक्शन मिलेगी इन चीज़ों पे, और अगर जितना पैसा डोनेट करते हो 50% की डिडक्शन मिलती है यहाँ अगर आप डोनेट करते हो पैसे। 1 बाय 1 मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ। तो 100% नेशनल डिफेंस फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिफेंस फंड में अगर आप पैसे डोनेट करते हो तो जितने पैसे डोनेट करोगे ना कोई लिमिट है, कुछ जितना डोनेट करोगे पूरी की पूरी डिडक्शन। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। नेक्स्ट इज PM केयर्स। केयर्स मीन्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन, ये PM केयर्स फंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर पैसे डोनेट करते हो तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 100% की डिडक्शन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इज अफ्रीका फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। अगर हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई यूनिवर्सिटी है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ आप पैसे डोनेट करते हो तो आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है।
नेक्स्ट इज जिला साक्षरता समिति। जिला साक्षरता समिति में भी पैसे डोनेट करने पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पोर्ट्स फंड सेटअप किया है तो 100% की डिडक्शन मिलती है। इसी तरीके से नेशनल चिल्ड्रन फंड में पैसे डोनेट करने पे भी 100% की डिडक्शन मिलेगी। नेशनल इलनेस फंड, नेशनल इलनेस बीमारियों के लिए अगर जो फंड बना हुआ है वहाँ पैसे डोनेट करते हैं तो भी हमें 100% की डिडक्शन मिलेगी बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट लिमिट। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष भी इसी के अंडर आता है। तो ये सारे फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे आप पैसे डोनेट करते हैं तो आपको 100% की डिडक्शन मिलती है विदाउट लिमिट। नेक्स्ट इज विद लिमिट, विदाउट लिमिट के अंडर ही दूसरी डिडक्शन आती है हमारी 50% की कैटेगरी में। ये 4 फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर जितना पैसा आप डोनेट करोगे ना तो आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। मीन्स अगर आप 1 लाख डोनेट करते हो तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी आपको, और अगर आप पैसे डोनेट करते हो 50,000 तो आपको 25,000 की डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इज JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ये 4 ही नाम है, ये 4 ही आपको याद करने हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, 3 तो इनके नाम पे हैं। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ड्रॉट रिलीफ फंड है। तो इसमें जो है इन 4 फंड्स में अगर हम पैसे डोनेट करते हैं तो विदाउट लिमिट, मतलब लिमिट तो नहीं लगेगी लेकिन पैसों पे जितने पैसे आप डोनेट करोगे आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ ATG। ATG के अंडर डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ दैट इज विद लिमिट डोनेशंस, कि ऐसी कौन सी डोनेशंस हैं कहाँ पैसे आप डोनेट करोगे कि लिमिट लगेगी उस पर, कि आपको जितना पैसा डोनेट करते हो आपको ये नहीं है कि आपको सारी डिडक्शन मिलती जाएगी। उस पर एक लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिली। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि विद लिमिट डोनेशंस कौन सी होती हैं, मीन्स जिस पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, और वो जो लिमिट होती है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन लेटर ऑन। विद लिमिट डिडक्शन के लिए कुछ ऐसी डोनेशंस होती हैं जो 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट तक जहाँ पे डिडक्शन हमें मिल जाती है। अब क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 100% डिडक्शन आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अगर आप कोई पैसे डोनेट करते हो किसी इंस्टीट्यूट को, किसी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किस लिए वो करते हो, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए आपने पैसे डोनेट किए हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए काम करती है। ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी, मीन्स आप इन जगहों पे पैसे डोनेट कर सकते हो, और वो प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए कि ये फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं और अंडर सेक्शन 80G आती है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए अगर हम पैसे डोनेट करते हैं, और स्पोर्ट्स के प्रमोशन में क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो उसके लिए अगर हमने पैसे डोनेट किए हैं तो इन दैट केस जो है हमें 100% डिडक्शन मिलेगी ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट। मीन्स 2 चीज़ें आती हैं विद लिमिट के अंडर। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेकेंड इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और फॉर द स्पॉन्सरशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट, कुछ हमारी जो डोनेशंस होती हैं वो विद लिमिट की हेड में 50% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट हमें डिडक्शन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग को छोड़कर किसी और चैरिटेबल पर्पस के लिए हमने पैसे डोनेट किए हैं। और ये पैसे कहाँ पे डोनेट किए हैं, फिर वही बात आएगी कि हमने गवर्नमेंट को डोनेट किए हैं या हमने लोकल अथॉरिटी को डोनेट कर सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट को डोनेट कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। नाउ किस लिए करें, अदर देन फैमिली प्लानिंग, कोई भी ऐसा चैरिटेबल पर्पस, फैमिली प्लानिंग को छोड़ के बाकी किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए हमने पैसे डोनेट किए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इसका मतलब क्या है, फिर दोबारा से वही लाइन लिखेंगे हम कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को या हम लोकल अथॉरिटी को किस लिए पैसे दे सकते हैं,
फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन, कि जो नीडी पीपल के हाउसिंग अकोमोडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में लगी हुई है, या डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स के काम में लगी हुई है, तो वहाँ उस जगह पे हम पैसे डोनेट कर सकते हैं और 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट हम डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में अगर कोई भी इंस्टीट्यूट लगा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, कोई लोकल अथॉरिटी लगी हुई है, तो वहाँ हम पैसे डोनेट करके क्वालिफाइंग अमाउंट के 50% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, डोनेशन फॉर रिनोवेशन ऑफ चर्च, गुरुद्वारा एट्सेट्रा। मीन्स हम किसी भी गुरुद्वारे, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, इनके रिनोवेशन के लिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चर्च, गुरुद्वारा वगैरह है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। मीन्स पूरे टाउन की या पूरे सिटी की या स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, और ये जो है आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट का भी हो सकता है। मीन्स इसकी मेंटेनेंस जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में है। मीन्स कोई अपने ही चर्च गुरुद्वारे का नहीं, अपना पर्सनल बनवा के नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, वहाँ की रिनोवेशन के लिए अगर पैसे डोनेट किए जाते हैं, इन दैट केस हम क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, विद लिमिट के अंडर 100% एंड 50% वाली डोनेशंस कौन सी होती हैं। मीन्स क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% हमें डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% हमें डिडक्शन मिलेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि अंडर सेक्शन 80G हम डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। मीन्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि अंडर सेक्शन 80G हमने यहाँ पैसे डोनेट किए हैं, तो अब हमारा डिडक्शन का अमाउंट क्या बनता है। आई विल सॉल्व अ सम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ जो सेक्शन 80G पर निर्भर करता है कि सेक्शन 80G के अंडर हम डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन इज ग्रोस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज ₹5 लाख, कि जो ग्रोस टोटल इनकम है हमारी वो 5 लाख रुपए है, और ये सब डिडक्शंस हैं, डोनेशंस हैं, सॉरी डोनेशन है कि हमने यहाँ पैसे डोनेट किए हैं। इस पर्सन ने जिसकी ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ है, उसे यहाँ पैसे डोनेट किए हैं, तो वो कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ये जो सारी डोनेशंस है ना, इनके सामने हम लिख देंगे कि ये किस कैटेगरी में आती है। विद लिमिट में आती है, विदाउट लिमिट में आती है, 100% में आती है या 50% में आती है। ओके, वन बाय वन हम इसे रीड करते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस पे पूरा ना हो पाता, आपको क्वेश्चन में सामने ही सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड ₹10,000, ये हमारा आता है विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट के लिए ना मैं क्रॉस लगा देती हूँ, क्रॉस लिमिट के लिए मैंने LT लिख दिया। विदाउट लिमिट, आपको इसमें लिमिट नहीं लगानी, क्रॉस कर दिया, लिमिट नहीं लगानी है आपने, विदाउट लिमिट, और ये आता है 100% की कैटेगरी में। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी ₹15,000, ये भी जो मैंने आपको आइटम्स बताई हैं उसमें आपको पता है विदाउट लिमिट, क्रॉस कर दिया कि लिमिट आपने नहीं लगानी, और ये भी क्या आती है 100% की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस ₹10,000, ये भी हमारी विदाउट लिमिट, मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब आपको लिमिट नहीं लगानी, और कितना आता है 100% की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है नेशनल चिल्ड्रन फंड ₹5,000, ये भी हमारी विदाउट लिमिट, लिमिट नहीं लगानी, और ये आती है आपकी 100% की कैटेगरी में। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग ₹40,000, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जब हम फैमिली प्लानिंग के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं तो वो आती है हमारी विद लिमिट और 100% में। ठीक है, तो ये आती है, टिक लगा रही हूँ, मतलब इस पर लिमिट लगानी है, बट विद लिमिट और 100%। और लास्ट इज माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉरपोरेशन ₹20,000, तो हमारी ये क्या आती है, टिक लगा दिया, मतलब विद लिमिट और 50% की कैटेगरी में आती है। अब ये तो हमने, ये हमारा क्वेश्चन था, इसके सामने हमने लिख दिया कि ये किस कैटेगरी में आती है डिडक्शंस। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये इनके आगे लिख दिया कि 100% है, 50% है, विद लिमिट है या विदाउट लिमिट है। अब सबसे पहले आप क्या करो, जो विदाउट लिमिट वाली है ना, 100% वाली है तो पूरा अमाउंट लिख दो, 50% वाली है तो उसका 50% लिख दो। ठीक है, हमारे पास जो विदाउट लिमिट वाली सारी डोनेशंस हैं वो 100% की कैटेगरी में है, तो हम ये सारी डिडक्शन डोनेशंस कंप्लीट लिख देते हैं। यहाँ है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड ₹10,000। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी ₹15,000। और नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये है हमारी 10,000, इसका हमने लिख दिया 10,000। नेशनल चिल्ड्रन फंड, दिस इज 5,000, इसका हमने लिख दिया 5,000। तो ये तो विदाउट लिमिट थी ना, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ लिमिट क्या है, तो विदाउट लिमिट थी, हमने 100% अमाउंट लिख दिया। इसी तरीके से विदाउट लिमिट में अगर कोई 50% वाला होता ना तो उसका हम 50% भी लिख देते हैं, बट ये तो हो गई हमारी विदाउट लिमिट वाली। यहाँ ऊपर लिख दो विदाउट लिमिट, ये विदाउट लिमिट है। अब हमें क्या लिखनी है, विद लिमिट वाली लिखनी है, विद लिमिट। तो अब हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, विद लिमिट वाली लिखने के लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है हमारा, क्वालिफाइंग अमाउंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 10% ऑफ GTI, और इस GTI में से हमें क्या क्या माइनस करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, और 10% ऑफ GTI में से बाकी सारी डिडक्शंस माइनस कर देनी है, जो अगर अंडर सेक्शन 80C से 80U तक आपको कुछ और मिल रही है डिडक्शन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल है। तो 10% ऑफ GTI, तो 5 लाख का 10% आपने किया, दैट इज 50,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन आपको विद लिमिट के हेड में नहीं मिलेगी। विद लिमिट के हेड में आपको 50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्वालिफाइंग अमाउंट ये हो गया। अब जो आपकी डोनेशंस है विद लिमिट में, एक है 100% वाली, एक 50% वाली। तो पहले 100% वाली हम उठाएंगे, जिस पे 100% लेना है वो 40,000 रुपये है, फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे डोनेट किए हैं वो आपके 100% की कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स आपको पूरे के पूरे 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अब 50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिल सकती, और ये क्या है आपका 40,000 है। 40,000 तो हो गया, अब क्या रह गया आपका 10,000, जबकि आपने डोनेशन कितनी दी है, 40 यहाँ दी है, ठीक है, 40,000 यहाँ दी है, 20,000 यहाँ दी है, आपने टोटल 60,000 की डोनेशन दी है, लेकिन क्वालिफाइंग अमाउंट सिर्फ आपका 50,000 था। ठीक है, डोनेशन कितनी है 60,000, बट आप 60,000 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 50,000 की मिलेगी, जिसमें से 100% वाली आपने अलग कर दी 40,000 की। अब और कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम 10,000। मतलब आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन के हेड में आपको सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी आपकी 50% की कैटेगरी में आती है तो 10,000 का भी आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन के हेड में आपको 50% ऑफ 10,000 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो अब आपकी टोटल डिडक्शंस कितनी हो गई, ये हो गई आपकी विदाउट लिमिट, और ये वाली दोनों क्या हो गई विद लिमिट। तो दिस इज 10, 20, 30, 40, 40, 40, 80 और 85,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G। अब अगर आपको टोटल इनकम निकालनी है तो आप ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ में से ये अंडर सेक्शन 80G जो आपको डिडक्शन मिल रही है 85,000, वो माइनस कर देंगे, दैट इज टोटल इनकम। इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 80G। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे जब आपके चैप्टर्स आएंगे जिसमें कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सब में ये चीज़ें यूज़ होंगी। आपको कैलकुलेशन जो है करना ईजी हो जाएगा इफ़ यू लर्न फ्रॉम हेयर।
ओके, नाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स, टिल देन, बाय।